हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। तो आज के हमारी टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का टॉपिक है एरिस्टोटल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हैं यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम के लिए। तो हर क्वेश्चन के बाद आपको इस सीरीज़ में मिलेगा एक क्लियर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सिर्फ आंसर याद ना करें बल्कि उसके साथ साथ कंसेप्ट को भी समझें। इसलिए हर क्वेश्चन को पोज करिए, खुद आंसर को ट्राई करिए, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और आप एनालाइज कर सके कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से है। और हमारी बाकी की सीरीज़ में अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप उसको भी प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एरिस्टोटल परसीव्स द स्टेट और पोलिस इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल। अरस्तु राज्य को व्यक्ति के संबंध में किस प्रकार देखते हैं। द इंडिविजुअल इज प्रियोर टू स्टेट, स्टेट इज प्रियोर टू इंडिविजुअल, एंड बोथ आर सेपरेट एंड अनरिलेटेड, और ऑप्शन नंबर डी इज द स्टेट इज मशीन। सो राइट ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट इज प्रियोर टू द इंडिविजुअल। देखिए, एरिस्टोटल मानते हैं कि स्टेट जो है इंडिविजुअल से पहले है, लेकिन कैसे? टेलीलॉजिकली। टेलीलॉजिकली का मीन होता है कि किसी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना, किसी एक वस्तु का कोई पर्पज़ है ना। टेलीलॉजिकली एक्सप्लेन समथिंग बेस्ड ऑन पर्पज़। एंड गोल है, कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई एंड गोल है। लॉजिकली तो देखा जाए इंडिविजुअल स्टेट से पहले आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेट से पहले ही आए, स्टेट तो बाद में बना लॉजिकली। लेकिन कहते हैं कि जब पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो स्टेट का कोई पर्पज़ फुलफिल करने के लिए होता है कि इंडिविजुअल्स के और उस सिटीजन्स के। तो इस हिसाब से बोलते हैं, इन पर्पज़ के हिसाब से देखें तो जो स्टेट है वो पहले है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, एरिस्टोटल डिफेंडेड स्लेवरी आर्ग्यूइंग दैट स्लेव्स आर। तो अरस्तु ने जो है वो दास प्रथा का बचाव करते हुए तर्क दिया था कि दास निम्नलिखित में से क्या होते हैं। मेंटली सुपीरियर होते हैं टू मास्टर्स, बी मेंटली इन्फीरियर एंड नीड सुपरविजन, सी इक्वल टू मास्टर, या फिर डी इकोनॉमिक मशीन्स हैं, सिर्फ लेबर का काम करने के लिए हैं। सो अरस्तु क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो स्लेव्स हैं, ठीक है, वो क्या है, दे आर मेंटली इन्फीरियर एंड नीड सुपरविजन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अरस्तु का मानना है कि जो हमारे पास में स्लेव्स हैं वो दे लैक रीजनिंग, ठीक है, दे लैक रीज़न, लॉजिक, उनके पास ना नॉलेज नहीं है, लॉजिकली सोच नहीं सकते वो लोग, जो कि हमें जो पॉलिटिक्स में रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ये क्या है, इन्फीरियर एंड दे नीड सुपरविजन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हु एनुंशिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्वर्ण मध्य मार्ग का। सो ऑप्शंस हमारे पास में दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था गोल्डन मीन का, स्वर्ण मध्य मार्ग का। गोल्डन मीन क्या है? ये गोल्डन मीन का जो कंसेप्ट है ये एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था अपने एक वर्क निकोमैकियन एथिक्स में। ओके, निकोमैकियन एथिक्स में इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो जिसमें ये कहते हैं ना कि एक मध्य रास्ता होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच हम इसको कहेंगे, ठीक है। गोल्डन मीन मतलब आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होता है, कि जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने एरिस्टोटल को डिफाइन किया था, उनकी पॉलिटिकल थ्योरी को, हमने बताया था कि जो गोल्डन मीन है ये कहता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक व्यक्ति, जिस तरह से हम साहस है, करेज, और एक तरफ होता है कवर्डाइज, डरपोकता, है ना, डरपोक होना या फिर साहसी होना। साहस होना जो है वो नोट साहसी जो होना जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जहाँ पे आप एक तरफ कवर्डाइज हैं, मतलब एक्सट्रीम एंड्स की बात हो रही है, एक तरफ कवर्डाइज है, डरपोक है, और दूसरी तरफ में रैशलेस है, उदंड होना, है ना। उदंडता और डरपोक होने के बीच की जो अप्रोच है, बैलेंस्ड अप्रोच की, साहस तो है, सोच समझ के जो काम करने की एबिलिटी है, दैट इज़ द गोल्डन अप्रोच बोलता है। और इसी तरह से आपको पॉलिटिक्स में भी एक गोल्डन अप्रोच जो है, बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लेके चलना होता है। तो ये डिफाइन किया था गोल्डन मीन को एरिस्टोटल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which form of government is considered a perverted form by Aristotle।
तो अरस्तु के अनुसार कौन सा स्वरूप विकृत स्वरूप, बिगड़ा हुआ स्वरूप है? परवर्टेड मतलब बिगड़ा हुआ है ना, माना जाता है। किसका बिगड़ा हुआ स्वरूप, किसको जो है बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है, परवर्टेड फॉर्म माना जाता है गवर्नमेंट का? मोनार्की को, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी या फिर ओलिगार्की को? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ओलिगार्की इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए ओलिगार्की क्या है, ये एक करप्ट फॉर्म होता है किसका? एरिस्टोक्रेसी का। एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किए थे 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कितने फॉर्म्स डिस्क्राइब किए? 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किए, जिसमें से है 3 जो है हमारे पास गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और 3 जो है वो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने डिफाइन किया मोनार्की को, एरिस्टोक्रेसी को और पॉलिटी को। ये तो आगे इसके 3 गुड फॉर्म ध्यान में रखना है, दे आर द गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एंड दूसरी तरफ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि मोनार्की का बिगड़ा हुआ रूप। मोनार्की जो राजा है वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो वो मोनार्की वो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जब ये राजा जो है, किंग जो है, रूलर जो है, ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू करते हैं, लोगों के वेलफेयर को दरकिनार करके, तो बोलते हैं ये रूल चेंज हो जाता है टायरेनी में। ओके, टायरेनी जहाँ पे अत्याचार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको याद रखना है मोनार्की का परवर्टेड फॉर्म क्या हो जाता है? टायरेनी। एंड एरिस्टोक्रेसी है, ये चेंज हो जाता है ओलिगार्की में। एरिस्टोक्रेसी मतलब जहाँ पे कुछ विद्वान लोग जो है, फिलोसफर किंग जो है, जिसमें नॉलेज है ना, नॉलेजफुल पर्सन जो है वो रूल कर रहे हैं। लेकिन बोलते हैं जब ये जो ग्रुप बना हुआ है कुछ एक लोगों का जो नॉलेजफुल है, जब ये भी लोगों के वेलफेयर को दरकिनार करते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं ओलिगार्की को। तो इसका एरिस्टोक्रेसी का जो परवर्टेड फॉर्म है वो क्या है? ओलिगार्की, जहाँ पे लोग जो है कुछ एक ग्रुप जो है लोगों का सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। एंड लास्ट में गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं पॉलिटी को। ठीक है, पॉलिटी इनके द्वारा बोला गया है कि ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड पॉलिटी का बिगड़ा हुआ रूप किसको मानते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ द पॉलिटी। तो ये इनके द्वारा जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताए गए। टोटल 6 फॉर्म बताए गए, 3 गुड 3 बैड। तो आपको याद रखने हैं कौन से गुड है और कौन से बैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल फॉलोड विच मेथड? तो अरस्तु जो है अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी में किस मेथड का यूज करते हैं? ऑप्शंस आर डिडक्टिव, एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव, डायलैक्टिकल या फिर डी आइडियलिस्टिक। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव मेथड। ध्यान में रखना है एरिस्टोटल फॉलो करते हैं एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव मेथड। देखिए एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव मेथड क्या है? जो प्लेटो है वो यूज़ करते हैं डिडक्टिव मेथड, मतलब पहले सोचना है। प्लेटो जो करते हैं वो पहले एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट सोचते हैं कि स्टेट ऐसा होगा, इट शुड बी, है ना, कैसा होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, करप्शन नहीं है, लोग जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, राजा जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लोग भी स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है डिडक्टिव मेथड, जहाँ पे हमने पहले एजम्पशन करी है। लेकिन एरिस्टोटल इसके अपोजिट काम करते हैं, ये यूज़ करते हैं इंडक्टिव मेथड। ये रियल लाइफ को देखते हैं, है ना, जो मतलब जो रियलिटी है ये उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको ठीक करने की बात करते हैं कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। एम्पिरिकल मेथड में मतलब होता है हमारे पास जहाँ पे फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाए, डाटा कलेक्ट की जाए, रिसर्च करी जाए, सोसाइटी को देखा जाए, मतलब रियलिटी रियल लाइफ सिचुएशंस पे पहले ये डील करते हैं और बोलते हैं कि उसको किस तरह से सुधार के जो है हम एक बेस्ट स्टेट जो है वो बना सकते हैं। तो इनके द्वारा यूज़ किया जाता है एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ इक्वालिटी इज सपोर्टेड बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के द्वारा किस टाइप की इक्वालिटी को सपोर्ट किया जाता है? ए एब्सोल्यूट, बी प्रोपोर्शनल, सी इकोनॉमिक या फिर डी सोशल इक्वालिटी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। एरिस्टोटल सपोर्ट करते हैं प्रोपोर्शनल इक्वालिटी को। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एरिस्टोटल जो है ना वो ये एरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। एरिस्टोटल के लिए जस्टिस का मतलब है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। मीन्स लोगों को उनके एक्ट के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना है। उनका रैंक देख के, फैमिली बैकग्राउंड देख के, क्लास देख के, रेस देख के, कलर देख के, जेंडर देख के, इस तरह से उनके साथ ट्रीट नहीं करना है। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब कि अगर किसी को रिवार्ड करना है, इनाम देना है, प्राइज करना है ना, प्राइज देना है, या किसी को पनिशमेंट मिलनी है, तो बोलते हैं बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करिए,
उन्होंने क्या करा है, कितना करा है, किस तरह का जुर्म किया है, उसके हिसाब से ही उनको पनिशमेंट मिलनी है। कोई क्लास में टॉपर है तो क्लास में टॉपर जो भी आ रहा है वो किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, वो लड़की है या लड़का है, रिच क्लास है, पुअर क्लास है, ये सब नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, किसके अच्छे मार्क्स आए। टॉपर वही होगा जो अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो बोलते हैं यही है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। तो एरिस्टोटल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी को। नेक्स्ट इज Who among the following held the view that the states come into existence for the sake of life and it continues for the sake of good life? तो निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्यों का अस्तित्व जीवन की रक्षा के लिए होता है? ओरिजिनली स्टेट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? लोगों की लाइफ को बचाने के लिए। लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी बनती है एक, और उस कम्युनिटी का पर्पस क्या होता है? जो कम्युनिटी अपने लीडर चुनती है, स्टेट बनता है, ठीक है जी, वो सोसाइटी का निर्माण होता है। तो स्टेट का पर्पस क्या होता है? पहले तो इन्वेडर से बचना है, हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अपने ग्रुप की जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन बोलते हैं फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो अच्छे जीवन के लिए की रक्षा के लिए बने रहते हैं ना। अब एक ग्रुप जो लीडरशिप बन गया, स्टेट बन गई, अब उसका काम सिर्फ रक्षा करना नहीं है, बल्कि अब क्या करना है, लोगों को क्वालिटी लाइफ मिले, अच्छा जीवन मिले, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी उनको बेसिक नीड्स चाहिए वो भी उनकी फुलफिल हों। बोलते हैं कि इस तरह के लिए स्टेट जो है फिर बना रहता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? एरिस्टोटल, प्लेटो, बेंथम या होब्स? सो राइट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली एरिस्टोटल। सो राइट ऑप्शन है हमारे पास में एरिस्टोटल। अपनी जो इनकी फेमस बुक है, ये कंसेप्ट दिया गया इनके द्वारा पॉलिटिक्स में, ठीक है। इनकी फेमस बुक कौन सी? पॉलिटिक्स में ये इस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि स्टेट का इनिशियल पर्पस तो होता है सर्वाइवल, ठीक है। स्टेट का पर्पस क्या रहता है? सर्वाइव करना है, किसी भी तरीके से बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है। एंड हायर पर्पस क्या हो जाता है फिर स्टेट का? कि मोरल और इंटेलेक्चुअल और वर्चुअस लाइफ होनी चाहिए, गुड लाइफ लोगों की होनी चाहिए यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज we have two options and we have to tell which one of the following is correct. Democracy is considered a good form of government या फिर polity is considered the best practicable government. So right option is, हमने पीछे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसी टाइप के क्वेश्चन को। सो हमने देखा कि polity जो है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, परवर्टेड फॉर्म ऑफ द polity, ठीक है। पॉलिटी का परवर्टेड मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप है डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल के लिए पॉलिटी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड पॉलिटी जब इसमें करप्शन आ जाती है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों के वेलफेयर्स को साइड में करके, तो उसको ये नाम देते हैं डेमोक्रेसी का। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली करेक्ट। तो देखिए हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हमारे पास में एरिस्टोटल के द्वारा 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताए गए, एंड 6 टाइप में 3 गुड है, 3 बैड है। एक बार फिर से इसको बता रहे हैं। गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या बताया गया था? मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटिको। और परवर्टेड फॉर्म मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो मोनार्की का बिगड़ा हुआ स्वरूप बताया था, टायरेनी को, एंड एरिस्टोक्रेसी का बताया ओलिगार्की को, और पॉलिटी का बताया था डेमोक्रेसी को। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल क्लासिफाइड गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया था? ए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे, बी रिलीजन के बेस पे, सी नंबर एंड पर्पस ऑफ रूलर्स, या फिर डी लॉज के बेस पे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नंबर एंड पर्पस ऑफ रूलर्स। तो अगर आपने देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे हम पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर कंसेप्ट बेस्ड जो वीडियोस हैं वो लेके आए हैं, तो आप उनको भी देखिए। और हमारा जो MCQ ये जो सेशन रहता है टेस्ट योर नॉलेज सीरीज, पूरी वीडियोस के बेस पे है, उसी टॉपिक पे बेस्ड पे है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। तो इससे आप अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से जो है वो रेडी कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारे पास में नंबर एंड पर्पस ऑफ रूलर। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि रूलर्स जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड है कितने हमारे पास में रूलर हैं और उनका पर्पस क्या होना चाहिए रूल करने का। तो पहला तो ये बताते हैं हमारे पास में वन रूलर अगर हमारे पास में है तो, ठीक है। दूसरा ये बताते हैं कि अगर हमारे पास में फ्यू रूलर्स हैं, कुछ एक है, एंड इफ़ देयर आर मैनी रूलर्स, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर इस तरह से है, वन रूलर है तो उसको ये नाम देते हैं गवर्नमेंट को मोनार्की है,
है ना, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लीड करता है, एंड जब ये बिगड़ता है तो ये क्या बन जाता है, टायरेनी। एंड देन आफ्टर इफ़ देयर आर फ्यू रूलर्स, कुछ एक रूलर्स हैं जो अच्छे हैं, जो नॉलेजफुल हैं, जिसको फिलोसफर किंग का भी नाम दिया जाता है हमारे पास में प्लेटो के द्वारा, एंड तो बोलते हैं कि वो है एरिस्टोक्रेसी। एंड देन आफ्टर वी हैव पॉलिटी, एरिस्टोक्रेसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप ये किसको मानते हैं, एरिस्टोटल, ओलिगैरिकी को। एंड देन आफ्टर इफ देयर आर मैनी रूलर्स, तो ये उसको नाम देते हैं पॉलिटी का, ठीक है, और पॉलिटी का बिगड़ा हुआ स्वरूप डेमोक्रेसी का। तो ये डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट को किसके बेसिस पे, रूलर्स के बेस पे। रूलर कितने होंगे, वन, देन फ्यू, देन मैनी। नेक्स्ट वी हैव अमंग द फॉलोइंग गिवन वर्क्स विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एरिस्टोटल, दिए गए जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें से कौन सा जो है वो एरिस्टोटल से संबंधित नहीं है। ए पॉलिटिक्स, बी निकोमैकियन एथिक्स, सी रिपब्लिक, या फिर डी मेटाफिजिक्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है ये वर्क है प्लेटो का, ध्यान में रखना है, ये किसका वर्क है, प्लेटो का। तो प्लेटो के द्वारा जो रिपब्लिक है ये है एक एज अ डायलॉग, सोक्रेटिक डायलॉग्स है जो कि लिखा गया है प्लेटो के द्वारा, जो एड्रेस करता है नेचर ऑफ जस्टिस को, जिसमें ऑर्डर ऑफ जस्टिस है ना, और स्टेट के करेक्टरिस्टिक्स को जो है इसमें डिफाइन किया गया है। बाकी जो सारे वर्क्स हैं पॉलिटिक्स, निकोमैकियन एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स, ये है एरिस्टोटल के वर्क पॉलिटिक्स में, जहाँ पे ये एग्जामिन करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को एंड सिटीजनशिप को। इसके बाद में निकोमैकियन एथिक्स में ये प्राइमरी वर्क है इनका एथिक्स के ऊपर मेनली ध्यान में रखना है, जहाँ पे ये गुड फॉर्म ऑफ वर्चूज़ की बात करते हैं, करैक्टर की बात करते हैं। एंड देन आफ्टर मेटाफिजिक्स में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनटू फिलोसफिकल एंड एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ रियलिटी की मिक्स्ड बात जो है यहाँ पे ये करते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स हमारे पास में फिजिक्स से रिलेटेड ये वर्क इनका है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैन, मैन का नेचर कैसे है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है हमारे पास में पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, या फिर रिलीजियस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नेचर ऑफ मैन इज पॉलिटिकल, मैन का स्वभाव कैसा है, पॉलिटिकल। देखिए एरिस्टोटल जो है ये कहते हैं कि जो मैन है दैट इज पॉलिटिकल एनिमल, क्या नाम देते हैं इसको, पॉलिटिकल एनिमल, एंड जिसको ग्रीक में है जून पॉलिटिकॉन भी जिसको इनके द्वारा डिफाइन किया गया था। तो इनका मानना है कि ह्यूमन जो है सोशल होते हैं, ह्यूमंस आर सोशल एंड रेशनल बींग्स, जो नेचुरली लिव करते हैं इन कम्युनिटीज़ में रहना जो है वो पसंद करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेशनल कैपेसिटी मतलब उनकी जो तार्किक शक्ति है जिसके बेस पे ये सोच सकते हैं, अपने गुड वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं, लोगों के बारे में सोच सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि इसके बेस पे जो ह्यूमन है नेचुरली फॉर्म द पोलिस मीन्स स्टेट, है ना, स्टेट का निर्माण करते हैं टू अचीव द गुड लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए इनका एरिस्टोटल इनका नेचर कैसा मानते हैं, ये एरिस्टोटल ये मानते हैं ह्यूमंस आर पॉलिटिकल एनिमल, ओके, सो दे आर पॉलिटिकल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आएगा दीज, हमारे पास में दीज जो हमारे पास में ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इनका सही क्रम बताना है उनके जन्म वर्ष के आधार पे। तो थिंकर्स हमारे पास में है रूसो, मैकियावेली, लोक, एरिस्टोटल एंड होब्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 4, 2, 5, 3, 1 फोर्थ पे एरिस्टोटल। देखिए एरिस्टोटल का बर्थ होता है 384 BC में। आई हैव प्रॉब्लम इन राइटिंग, सो 384 BC में जो है इनका बर्थ होता है। एंड देन आफ्टर मैकियावेली जो बोर्न होते हैं 1469 में। एंड देन वी हैव मैकियावेली के बाद में है थॉमस होब्स जो है 1588 में। एंड इसके बाद में हमारे पास लोक, ठीक है, लोक जो है 1632 इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है। एंड देन आफ्टर वी हैव रूसो जिनका बर्थ होता है स्विट्ज़रलैंड में 1712 में।
तो ध्यान में रखिएगा सभी के ईयर ऑफ बर्थ, आपको साथ साथ में चाहे तो आप इसको राइट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एरिस्टोटल 384 BC में, मैकियावेली जो है 1469 में इनका बर्थ होता है इटली में, एंड होब्स जो है इंग्लैंड 1588 में, लोक भी जो है ये भी इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है 1632, एंड रूसो जो है स्विट्जरलैंड में बर्थ होता है इनका 1712 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियल स्टेट्स प्रोजेक्टेड बाय। अरस्तु ने जो है आदर्श राज्यों के आलोचनात्मक अध्ययन के लिए स्वयं को समर्पित किया। किसके वर्क को जो उनके द्वारा क्रिटिकली स्टडी किया गया? ए फिलेस के, बी हिप्पोडेमस, सी प्लेटो, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फिलेस, हिप्पोडेमस एंड प्लेटो के वर्क को इनके द्वारा जो है वो स्टडी किया जाता है। अपनी बुक पॉलिटिक्स में बेसिकली जो है इन तीनों थिंकर्स के आइडियल स्टेट को ये क्रिटिकली एनालाइज किया गया। तो बेसिकली जो प्लेटो है, इन स्पेशली इनका जो वर्क रिपब्लिक एंड लॉज में है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है इनके द्वारा में। देन आफ्टर फेलिस के जो कंसेप्ट दिया गया था फेलिस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड हिप्पोडेमस जो सजेस्ट करते हैं हमारे पास में प्लानिंग द आइडियल सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसको भी इनके द्वारा जो है वो क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ। एरिस्टोटल की जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन है, एक तो हमने देखा गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन को इनके द्वारा क्लासीफाई किया जाता है तो किन श्रेणियों पर आधारित था बेसिकली ये जो वर्गीकरण इनके द्वारा संविधान का किया गया? ए हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल, बी वेज एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर, सी एक्सेप्टिंग द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, या फिर डी टू इंश्योर रूल्स ऑफ द मेजोरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल। एरिस्टोटल देखिए लगभग इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, उसको कंपेयर और एनालाइज किया था, तो जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि जो कॉमन गुड या जनरल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो बात करता है, वही ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूलर्स के सेल्फ इंटरेस्ट को बेनिफिट करता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूलर्स के इंटरेस्ट को बेनिफिट करता है या उसको लोगों की जो जनरल विल है, जो कॉमन गुड लोगों के सोशल वेलफेयर है, उसको इग्नोर करता है, वो परवर्टेड फॉर्म होता है गवर्नमेंट का। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं फिर गवर्नमेंट को इसके बेस पे, जिसमें ये गवर्नमेंट के 6 फॉर्म बताते हैं, 3 गुड एंड 3 बैड। तो ये इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड है कि रूल कौन करता है और दूसरा बेनिफिट किसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड पॉपुलर रूल। पॉपुलर रूल मीन्स एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जहाँ पे लोग वोटिंग करेंगे, on the ground that masses would resent the wealth of few and too easily fall under the sway of the following। अरस्तु ने जनतंत्र की इस आधार पर आलोचना की कि जनता जो है मुट्ठी भर लोगों के संपत्ति से ईर्ष्या करेगी और आसानी से उनके प्रभाव में आ जाएगी। तो ये किसके प्रभाव में आने की बात कर रहे हैं? राजा के प्रभाव में, लीडिंग सिटीजन की जो लीडर बनेगा, डेमागोग, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेमागोग में। ये कहते हैं कि डेमागोग के प्रभाव में लोग आ जाएंगे। तो ये डेमागोग है क्या? देखिए एरिस्टोटल सबसे पहले तो डेमागोग को मानते एक सिग्निफिकेंट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इनका मानना है कि डेमोक्रेसी का एक वीक पॉइंट है डेमागोग। डेमागोग होता कौन है? तो एरिस्टोटल के जो डेमागोग है ये होता है पॉलिटिकल लीडर जो पावर गेन करता है बाय अपीलिंग टू इमोशंस, ठीक है, लोगों के इमोशंस के साथ, उनकी जो बिलीफ्स है उसके साथ में, या फिर उनको डरा कर, ठीक है, डरा के किसी भी तरीके से उनको मैनिपुलेट करके पावर में आता है, ना कि लॉजिकल थिंकिंग से, रेशनल थिंकिंग से, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे पावर में आ रहा है। तो बोलते ऐसा लीडर जहाँ पे जो कॉमन पीपल है, जो पुअर पीपल है बेसिकली मेजोरिटी में, उनको इजीली इनके द्वारा भड़काया जा सकता है, ठीक है, लोगों के जो रिच लोग हैं उनके अगेंस्ट बढ़ाया जा सकता है फॉल्स प्रोमिस करके या फिर उनको मैनिपुलेट करके। इसलिए एरिस्टोटल क्या मानते हैं कि डेमागोग के बजाय
हमें जो है पॉलिटी को प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जो इस तरह से पॉलिटिक्स में है। तो ये बोलते हैं कि इसलिए मिक्स्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास में ओलिगार्की भी हो और डेमोक्रेटिक सिस्टम भी हो। So therefore right option is option number C. Next is forms of science. Next is which among the following are the work of Aristotle? इनमें से कौन कौन सा जो एरिस्टोटल के वर्क है? A. Nicomachean Ethics, Symposium, Organon and the Republic. तो हमने यहाँ पे प्रीवियस भी पढ़ा है, रिपब्लिक जो है ये वर्क है प्लेटो का, एंड सिम्पोजियम इज आल्सो द वर्क ऑफ प्लेटो। तो हमारे पास में ऑप्शन 2 है निकोमैकियन एथिक्स एंड ऑर्गेनॉन। ऑप्शन नंबर 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। निकोमैकियन एथिक्स जो है ये फेमस वर्क है ऑन एथिक्स, एंड जिसमें हमें कंसेप्ट मिलता है गोल्डन मीन का भी, ठीक है। इसके साथ में ऑर्गेनॉन जो है एज लॉजिक, ठीक है। तो ये एक ना एक कलेक्शन है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑन लॉजिक्स की एक कलेक्शन है इनकी, जिसको ये नाम देते हैं ऑर्गेनॉन। तो ये वर्क है हमारे पास में एरिस्टोटल के, ऑप्शन नंबर 1 and 3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? कौन सी लाइफ जो है वो बेस्ट लाइफ है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग? ए पॉलिटिकल लाइफ, बी इकोनॉमिक लाइफ, सी कंटेम्पलेटिव लाइफ, या फिर डी मिलिट्री लाइफ। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कंटेम्पलेटिव लाइफ इज द बेस्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कंटेम्पलेटिव लाइफ का मतलब क्या है कि ऐसी लाइफ जहाँ पे जो इंडिविजुअल डीप थिंकिंग करे, लॉजिक को समझें और उनका पर्पस हो नॉलेज को गेन करना, तो ऐसी लाइफ को ये बोलते हैं कंटेम्पलेटिव लाइफ, है ना। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल लाइफ है ये होनी चाहिए ओनर्स के लिए, सम्मान के लिए, कि इसमें आपको ओनर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक लाइफ वेल्थ कंसंट्रेशन के लिए होना चाहिए, एंड कंटेम्पलेटिव लाइफ होना चाहिए क्यों? टू गेन हैप्पीनेस। Okay, so this is considered the best form of government, best form of life according to Aristotle. Next is what are the views of Aristotle on citizenship? तो citizenship के बारे में एरिस्टोटल के क्या व्यूज़ हैं? A, it should be universal, it is limited, it is equal to all, and D, absolute, ये absolute होनी चाहिए, complete होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप शुड बी लिमिटेड। एरिस्टोटल का मानना है कि सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। देखिए अपनी बुक ये पॉलिटिक्स में, अगेन किस में है? पॉलिटिक्स में। तो ये भी आपको साथ साथ में कंसेप्ट्स को याद रखना है। अपनी बुक पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है सिटीजनशिप को और साथ में सिटीजन्स को भी। तो इनका मानना है कि जिसे सिटीजन वो होगा जिसे स्टेट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का राइट है। जो स्टेट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी पार्टिसिपेशन है, वही सिटीजनशिप है, वही सिटीजन है और उसको ये सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो इस कैटेगरी में ये इसमें ये साइडलाइन कर, इसमें इंक्लूड किसको किया जाता है? तो इसमें जो मेल है जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं उसी को ये सिटीजन मानते हैं बेसिकली। एंड इसके साथ में जो वुमेन्स हैं, जो स्लेव्स हैं, या फिर जो फॉरेनर्स हैं, उन लेबरर्स हैं, उन सबको इस सिटीजनशिप से बाहर रखा गया, क्योंकि इनका ये मानना है कि इनके पास ना रेशनल कैपेसिटी नहीं है। मीन्स ये लोग जो है स्लेव, वुमेन, फॉरेनर्स, इनके पास रेशनल कैपेसिटी नहीं, ये लॉजिकली सोच नहीं सकते, जो कि पॉलिटिक्स में रिक्वायर्ड है ना। रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए बोलते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि ये जो सिटीजनशिप है ये क्या होनी चाहिए? लिमिटेड। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द हाईएस्ट हैप्पीनेस। तो हाईएस्ट हैप्पीनेस जिसको ये नाम देते हैं यूडोमोनिया। इस नाम को भी आपको याद में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन यूडोमेनिया से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूडोमेनिया, है ना। यूडोमेनिया इज हाईएस्ट हैप्पीनेस। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हाईएस्ट हैप्पीनेस जो है यूडोमेनिया जो है ये कहाँ से आता है? हमें ए वेल्थ एक्यूमुलेशन से, बी पॉलिटिकल पावर से, सी प्लेजर से, या फिर डी रेशनल एक्टिविटी ऑफ साउल। तो एरिस्टोटल का मानना है कि जो यूडोमानिया है ये दिस कम्स फ्रॉम रेशनल एक्टिविटी ऑफ साउल, कि जो हैप्पीनेस है अपने वर्क बेसिकली निकोमैकियन एथिक्स में एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं
कि यूडोमेनिया जो है ये कोई सक्सेस या सक्सेस की फीलिंग नहीं है कि आपने कोई काम किया, आप उसमें सक्सेस हो गए और तो आप खुश हो गए, है ना, आपको खुशी मिली है, आप रियल हैप्पीनेस आपको प्राप्त हो गई है। बोलते ये साउल की एक्टिविटी अंतरात्मा है भाई, अंतरात्मा की एक्टिविटी जो बेस्ड है रीजन्स पे, लॉजिक्स पे, थिंकिंग पे, हमारे वर्च्यूज़ पे। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स है ना, इनका बेसिक डिफरेंस ही एक दूसरे से किस पे बेस्ड है, रीजन्स पे। कि ह्यूमन जो है वो लॉजिकली सोच सकते हैं, उनकी अपनी एक तर्क शक्ति है। इसलिए बोलते कि जो ट्रू हैप्पीनेस है दिस कम्स फ्रॉम व्हेन वी यूज रीजन्स और लॉजिक एंड वी लिव अ वर्चुअस लाइफ, मीन्स गोल्डन लाइफ, गोल्डन मीन के थ्रू हम लाइफ जीते हैं। मतलब बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं, ना तो हम ज़्यादा रैशलेस हो जाते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम एक उदंडता वाले, और ना ही हम बिल्कुल कायर हो जाते हैं। मतलब हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ते हैं थ्रू रेशनल थिंकिंग। तो ये बोलते हैं रेशनल एक्टिविटी ऑफ साउल है इडोमेनिया और द ट्रू हैप्पीनेस। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे, होप सो यू फाइंड इट यूजफुल। तो अगर आप अपने नेट सेट की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित जो है वो हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।